बंधन बैंक। बंधन बैंक में आप देखोगे ना, तो ये 200 के नीचे ही काम कर रहा है। ये मतलब यहीं पे आता है, रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है, फिर रेजिस्टेंस यहीं पे मिलता है इसको। और फिर जो नीचे आया ना, अभी ये ऐसे क्रिटिकल लेवल पे खड़ा है ना, अगर यहां से ये ब्रेक हुआ ना, तो 200 का लेवल भी इसमें दिखाई दे सकता है। देखो, किसी के पास इन्वेस्टमेंट पड़ा है, तो मेरी कोई ऐसी एडवाइस नहीं है कि आप मेरे कहने से काट दो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, जैसा कि सेबी कहती है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से एक्शन लीजिए। लेकिन ये सब कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपको फंडामेंटल में मैंने सिर्फ दो ही फिगर दिखाए, और इसी दो फिगर के ऊपर में ही हम काम करेंगे, और इसके अलावा किसी तीसरे फिगर पे आपको काम नहीं करना है। प्राइस इज टू अर्निंग या ईपीएस, ये जानो तो अच्छा है। लेकिन अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है, नेट प्रॉफिट मार्जिन उसका अच्छा है, तो वो, और कंटिन्यूस अच्छा कर रही है, तो उसमें ग्रोथ रहनी चाहिए। तो अभी बंधन बैंक के नीचे और भी देख लेते हैं कि और क्या फिगर्स देख सकते हैं हम। एक ही चीज पे मैं इसीलिए कंसंट्रेट कर रहा हूं क्योंकि आपको एक प्रोसेस पता चल जाएगा कि किस प्रोसेस से हमें काम करना है। अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम करना है, तो सिर्फ फंडामेंटल्स देखिए और चार्ट भी देखिए, ठीक है। और लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग के हिसाब से करना है, तो फंडामेंटल फंडामेंटल जाए भाड़ में, आपको काम करना है सीधा अपने चार्ट के हिसाब से। चार्ट जो बोलेगा उसी हिसाब से काम करेंगे। तो ये पीर कंपैरिजन हो गया। तो यहां पे अगर मेरा वेबिनार आपने देखा होगा, तो इसमें जनरली ना ऊपर वाले बैंक्स को ही सिलेक्ट करना चाहिए, जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सब अच्छे बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है। और ये जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है ना, ये आपका नेगेटिव क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे आप एक्सपेंस देखेंगे ना, एक्सपेंस एक्सपेंस का फिगर देखेंगे, यहाँ पे देखो आप, ये मतलब नेगेटिव, इतना ज्यादा नेगेटिव मार्जिन क्यों हुई? तो उसका रीजन यहाँ पे मिलेगा। ये नीचे आते ही आपको, थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट नहीं है, ये आपका क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा सा नीचे आने पे यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसका एक्सपेंस बढ़ा है। एक्सपेंस किस तरह से बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, इसका कारण भी आप जान लो तो बेटर रहेगा। एनपीए की प्रोविजनिंग होती है, उसके कारण ये हो सकता है, ये फिगर इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, ये बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट में यही बोरोइंग एक अच्छा फिगर होता है। बोरोइंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बैंक्स का क्या है, बैंक्स का काम ही यही है कि यहां से पैसा लो और वहां दो। अगर सही जगह दे दिया ना, तो बैंक अच्छी है, और अगर गलत हाथों में दे दिया ना पैसा, तो फिर बैंक खराब है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पैसा एक हाथ से लेना है, कम ब्याज पे लिया और ज्यादा ब्याज पे दे दिया। लेकिन जिसको दिया ना, वो देने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि वो भी लेके भाग जाए। जैसे नीरव मोदी जी थे, बहुत कलाकारी से लेके विदेश निकल गए। ऐसे ही बहुत सारे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, जैसे अनिल अंबानी की कई सारी कंपनी है जो ध्वस्त हो चुकी है। शेयर मार्केट से भी पैसा उठाया और यहाँ से भी उठाया, उन लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया। अब जहां से पैसे नहीं मिलेंगे, और अभी क्या है, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई है ना, एनसीएलटी एक ऐसा साधन आ गया ना, किसी भी कंपनी को बहुत आसान होता है कि हम भैया, हम तो हाथ खड़े कर रहे हैं, हम नहीं संभाल सकते कंपनी को। जो प्रमोटर होता है वो क्या करता है, अपने पैसे लेके निकल जाता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से साधन निकाल के। बहुत सारे ऐसे फ्लॉज होते हैं जहां से वो आसानी से पैसे लेके निकल सकता है। उसके बाद पैसे लेके निकलने के बाद में वो डिफॉल्ट कर देते हैं, भैया हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, कंपनी में कोई भी चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो एनसीएलटी में जाते हैं और वहां पे उनका उद्धार हो जाता है। या तो बैंक को बोलेंगे कि भैया आप पूरा का पूरा भूल जाओ, या फिर कुछ पैसे परसेंटेज आप लेके साइड हो जाओ। कंसेप्ट एकदम क्लियर है ना? अब क्या होगा, इसके साथ में क्या होगा, आपको ये पता चलेगा रेपो रेट बढ़ गई। अब रेपो रेट बढ़े या घटे, इसमें इस कंपनी का, इसमें क्या हो सकता है, इस बैंक में क्या हो सकता है? मतलब इसकी नींव भी खराब है ना, इसमें कुछ ना कुछ अंदर में घोटाला है ना। अब बाहर से सरकार कुछ भी कर देना, जैसे यस बैंक थी, यस बैंक में अंदर में ही घोटाला था, उसने भी यही किया था। जो भी बैंक खराब होती है ना, उसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब ज्यादा अंदर में पचड़े में मत पड़ो। सिंपल सा, जिसको लोन दे रही है भैया वो सही नहीं है, और लोन देने वाला कौन है? इंप्लॉइज है उसके। इंप्लॉइज ही रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। इंप्लॉइज अच्छे हैं, सिस्टम अच्छा है, उनका ढांचा अच्छा बना हुआ है, प्रोफेशनल टाइप का बना हुआ है, तो वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर मेन जो बैंक्स में, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर बैंक्स में इंप्लॉय सही नहीं है, इंप्लॉय कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो फिर इस बैंक का बंटाधार होना निश्चित है। या तो टॉप मैनेजमेंट कर देते हैं, या फिर बॉटम में मैंने जो आदमी होते हैं, इंप्लॉय होते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता है, नए नए ज्वाइन करते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता है कुछ कुछ चीजें। ऊपर वाले बोलते हैं अरे दे दो, ये ठीक लड़का है, दे दिया। कॉन्सेप्ट जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी न्यूज अब क्या, अब मान लो अगर बाहर से सरकार किसी तरह से कोई देती भी है, मतलब कोई सुविधा दे देती है, कोई अनाउंसमेंट कर देती है कि भाई नहीं चलो इसका एनपीए ज्यादा है, इसको कुछ पैसे दे दिए जाए, तो होगा क्या? आज जा तो पैसा किसके हाथ में रहा है? बदमाश आदमी के हाथ में जा रहा है ना। अगर उसने अपनी, हाँ, अगर इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इस बैंक के अंदर में इंटरनल कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो फिर चेंज हो सकता है।